गुड आफ्टरनून। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग स्टेशनरी वेव कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव। लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव। सबसे पहली बात ये बताओ कि अगर दो आइडेंटिकल लॉन्गिट्यूडनल साइन वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करें तो उनके सुपरपोजिशन या फिर इंटरफेरेंस से लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव फॉर्म होगी कि नहीं होगी, बताओ। क्यों गोपी? दो आइडेंटिकल लॉन्गिट्यूडनल साइन वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में अगर ट्रेवल करें तो उनके सुपरपोजिशन या फिर इंटरफेरेंस से लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव फॉर्म होंगे, बस हो गया। ठीक है, तो ये हो गया टू लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल आइडेंटिकल होनी चाहिए, हाँ, लेकिन आइडेंटिकल साइन वेव्स जब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करें, अपोजिट डायरेक्शंस, तो इनके सुपरपोजिशन से इंटरफेरेंस होगा। और इस इंटरफेरेंस से फिर लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव फॉर्म होगी, बस हो गया। समझ में आ गया गोपी? दो आइडेंटिकल लॉन्गिट्यूडनल साइन वेव्स जब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल होंगी तो उनके सुपर पोजिशन से इंटरफेरेंस होगा और उससे लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव फॉर्म होगी। अब एक काम करता हूँ कि मैं एक कंपैरिजन चार्ट बनाता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ लॉन्गिट्यूडनल साइन वेव, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल साइन वेव। और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव। अब सबसे पहला तुम्हें यहाँ पे मालूम है तीन इक्वेशंस बनती थी। वाई एक्स टी, पी या फिर डेल्टा पी एक्स टी, और रो या फिर डेल्टा रो क्यों एक्स टी। बता, क्लियर है? यहाँ पे तीन इक्वेशंस फॉर्म होती थी ना, ठीक है, उसी टाइप से यहाँ पे बनेगी, बस हो गया। उसी टाइप की तीन इक्वेशंस यहाँ पे फॉर्म होंगी। दूसरी बात, यहाँ पे याद है कि डेल्टा पी की जो मैक्सिमम वैल्यू होती थी, या जिसको हम डेल्टा पी नॉट कहते थे, वो बी ए के इक्वल होता था। हाँ, बी ए के इक्वल होता था। अब इसका इंपैक्ट यहाँ पे क्या होगा, याद करो। डेल्टा पी ये एक्स का फंक्शन होगा, बता। डेल्टा पी एक्स का फंक्शन होगा। और जो डेल्टा पी एक्स होगा, नहीं 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 नहीं, डेल्टा पी एक्स ये जीरो से लेके टू डेल्टा पी नॉट, हाँ, जीरो से लेके टू डेल्टा पी नॉट या फिर जीरो से लेके टू बी ए के,
यहां तक वेरी करेगा। अब समझ में आ गया होगा ना। डेल्टा पी एक्स की वैल्यू यहाँ पे ऐसे होगी। मतलब जैसे वही वाली बात होगी ना, जैसे यहाँ पे जो ए एक्स होता था वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करता था, 0 से लेके 2a0 तक। इसी टाइप से जो डेल्टा पी एक्स होगा वो यहाँ से यहाँ तक वेरी करेगा। अब तीसरी बात, ये बताओ यहाँ पे वाई एक्स टी और डेल्टा पी एक्स टी, इसमें एक फेज डिफरेंस होता था, डेल्टा फाई इक्वल टू 90 डिग्री का, याद है? ठीक। अब इस 90 डिग्री के फेज डिफरेंस का यहाँ पे जो इम्पैक्ट आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसका जो इम्पैक्ट आता है वो ये आता है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का जो नोड बनेगा, डिस्प्लेसमेंट नोड, वो एक्चुअल में, हाँ, वो प्रेशर का एंटी नोड बन जाएगा। प्रेशर एंटी नोड एंड वाइस वर्सा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसको अभी एक्सप्लेन भी कर दूंगा। जब दो आइडेंटिकल लॉन्गिट्यूडनल साइन वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं तो उनके सुपरपोजिशन या इंटरफ्रेंस से लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव फॉर्म होती है। उसके बाद साइन वेव में तीन इक्वेशंस बनती थी, तो स्टेशनरी वेव में भी तीन इक्वेशंस बनेंगी। साइन वेव में डेल्टा पी की जो मैक्सिमम वैल्यू होती थी वो बी ए के इक्वल होती थी, लेकिन स्टेशनरी वेव में जो डेल्टा पी होगा वो एक्स का फंक्शन होगा, और वो 0 से लेकर 2 बी ए के, इसके बीच में कहीं वेरी करेगा। और एक चीज मैंने बताई कि वाई एक्स टी और डेल्टा पी एक्स टी में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता था। तो उसका यहाँ पे जो इम्पैक्ट आता है वो ये आता है कि जो डिस्प्लेसमेंट का नोड बनेगा वो प्रेशर का एंटी नोड बनेगा एंड वाइस वर्सा। अब इसको देखो, एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे। जैसे मान लो मैंने टी को फिक्स कर दिया, हाँ, तो इसका मतलब जो इक्वेशन या ग्राफ रहा वो वाई एक्स रह गया। और मान लो, नहीं, ये थोड़ा साइन वेव में हो गया, सॉरी, हाँ, ये तो साइन वेव में हो गया। यहाँ पे थोड़ा दूसरी चीज बता रहा हूँ, हाँ। देखो, जैसे मान लो ये लूप बनाया, ये नोड है, हाँ? लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट के नोड है। इसका मतलब प्रेशर के क्या हो जाएंगे, एंटी नोड हो जाएंगे, ठीक है। इस जगह पे क्या होगा ना, एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो, हाँ, ध्यान से देखना। इस जगह पे डेल्टा पी एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 2 बी ए के है, बता। ठीक है ना, डेल्टा पी एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 2 बी ए के है। इसका मतलब यहाँ पे जो प्रेशर होगा, मैक्सिमम प्रेशर कितना जाएगा, देखो, मैक्सिमम प्रेशर जाएगा पी नॉट प्लस 2 बी ए के। और यहाँ पे जो मिनिमम प्रेशर जाएगा वो जाएगा पी नॉट माइनस 2 बी ए के।
पहले बताओ ये क्लियर है कि इस जगह पे ये होगा कि मैक्सिमम प्रेशर पी नॉट प्लस टू बी ए के और मिनिमम प्रेशर पी नॉट माइनस टू बी ए के जाएगा। अब देखो क्या होगा। ये बताओ कि जब इसके बगल वाले पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट ना पॉजिटिव आ रहा है बेटा, तो ये वाले डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा ना। बता। लेकिन ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये ध्यान रखना, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो इसमें प्लस माइनस ऊपर नीचे नहीं होता, बल्कि क्या है कि ये देखो, जब ये प्लस आ रहा है तो इसका मतलब ये इधर को जा रहा है, और ये जब माइनस आ रहा है तो ये इधर को आ रहा है। तो इसका मतलब रेड से जो मैंने दिखाया है, तो उसमें क्या हो रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, जरा बताओ जो है। रेड कलर जब मैं यूज कर रहा हूं, तो इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। प्रेशर इज इंक्रीज। और जब सारे पार्टिकल्स अपने एक्सट्रीम पे पहुंच जाएंगे, जैसे ये देखो ना, ये सारे पार्टिकल्स अपने एक्सट्रीम पे पहुंच जाएंगे। व्हेन ऑल पार्टिकल्स, जब अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, तो तुम्हें लग रहा है कि वहां पे प्रेशर मैक्सिमम हो जाएगा, और वो हो जाएगा पी नॉट प्लस टू बी ए के। बता समझ में आया कि नहीं आया। जैसे कि मैंने ये देख, ध्यान से देख, ये जब ऊपर जा रहे हैं, ये जब नीचे आ रहे हैं, तो ये एक्चुअल में ऊपर नीचे नहीं है, बल्कि ऐसे है, ऐसे है। क्यों? तो ये बताओ, जब ये इधर को करना शुरू हुए तो प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया। क्यों प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया? और जब ये सारे के सारे पार्टिकल्स अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे हैं, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। क्यों? अब थोड़ा दूसरा देखो, अब इधर देख लेता हूँ, चलो मैं। ये जब नीचे को जाना शुरू हुए, मतलब नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, तो ये पार्टिकल्स ऊपर जा रहे होंगे उसमें, पॉजिटिव। और नेगेटिव का मतलब तुम्हें याद होगा कि ये लेफ्ट होता है, और पॉजिटिव का मतलब राइट हो गया। तो अब ये बताओ, यहाँ पे अब प्रेशर क्या करना शुरू हो गया है? हाँ, प्रेशर डिक्रीजेस। और जब सारे पार्टिकल्स एक्सट्रीम पे हैं, ऑल पार्टिकल्स जब एक्सट्रीम पोजीशंस पे हैं, हाँ, तो उस समय जो प्रेशर होगा वो मिनिमम होगा। और वो मिनिमम प्रेशर कितना होगा, पी नॉट माइनस टू बी ए के इक्वल होगा उसमें। तो मेरे ख्याल से पॉइंट समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा देख लो फाइनली। जब ये इधर को आने शुरू हुए, तो प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया, और जब सारे पार्टिकल्स एक्सट्रीम पे हैं, तो प्रेशर पी नॉट प्लस टू बी ए के हो गया। अब ये मीन पे आ गए। अब ये इधर को जाना शुरू हो गए, समझ गए ना। अब ये इधर को जाना शुरू हो गए, तो इसका मतलब प्रेशर कम होना शुरू हो गया है। और जब ये सारे पार्टिकल्स अपने इधर के एक्सट्रीम पे हैं, तो वहां पे प्रेशर मिनिमम हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा, पी नॉट माइनस टू बी ए के, ये हो गया। अच्छा, एक चीज इसमें और है कि ये वाला जो पार्टिकल है, मतलब ये पॉइंट, ये डिस्प्लेसमेंट का वो है कि नहीं, बताओ। डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है। क्यों? नहीं है, ये पॉइंट डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है। इसका मतलब ये प्रेशर का क्या बनना चाहिए, प्रेशर का नोड बनना चाहिए। और प्रेशर के नोड बनने का मतलब ये है कि यहाँ पे डेल्टा पी एक्स वो जीरो होगा। क्यों? मतलब कोई प्रेशर में यहाँ पे चेंज ही नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर हमेशा कितना रहेगा, जरा बताओ जो है। पी इक्वल टू पी नॉट रहेगा हमेशा। ये है बस हो गया। एक बार फाइनली रिवाइज कर दे रहा हूँ, सुन लो। जब दो आइडेंटिकल लॉन्गिट्यूडनल साइन वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करें, तो उनका सुपरपोजिशन या इंटरफ्रेंस होगा।
और उससे जो रिजल्टेंट वेव बनेगी वो कहलाएगी लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव। अब साइन वेव में तीन इक्वेशंस बनती थी, वाई एक्स टी, डेल्टा पी एक्स टी और डेल्टा रो एक्स टी। तो स्टेशनरी वेव में भी तीन इक्वेशन बनेगी। साइन वेव में डेल्टा पी की मैक्सिमम वैल्यू बी ए के होती थी, लेकिन स्टेशनरी वेव में डेल्टा पी एक्स का फंक्शन होगा और वो 0 से लेकर 2 बी ए के तक वेरी करेगा। और एक पॉइंट मैंने और बताया कि साइन वेव में क्या होता था कि वाई एक्स टी और डेल्टा पी एक्स टी में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस रहा करता था। तो उसका इंपैक्ट यहां पे ये आता है कि जो डिस्प्लेसमेंट का नोड होता है वो प्रेशर के एंटी नोड बनते हैं एंड वाइस वर्सा। और वो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया कि जब ये इधर को आना शुरू कर रहे हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है, और जब ये बिल्कुल अपने एक्सट्रीम पे पहुंच गए तो प्रेशर पी नॉट प्लस टू बी ए के हो गया। और जब ये मीन पोजिशन से इधर को जाना शुरू कर रहे हैं, इधर को जाना शुरू कर रहे हैं तो प्रेशर कम होना शुरू हो गया है। और जब सारे पार्टिकल्स अपने एक्सट्रीम पे पहुंच गए तो फिर वहां पे प्रेशर हो गया पी नॉट माइनस टू बी ए के, ये हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अगला टॉपिक, लाउडनेस ऑफ साउंड। सबसे पहली बात, इसको हम ना साउंड लेवल भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड साउंड लेवल। दूसरी बात, इसको डिनोट करते हैं एल से, डिनोटेड बाय एल। तीसरी बात, इसकी जो यूनिट होती है वो बेल होती है या डेसिबल। डेसिबल तो सुना होगा ना तुमने नाम, डीबी, ये कह लो। और वो डेसी वही वाला है, मिली सेंटी डेसी वाला जो है, समझ गए ना, डेसी वही वाला है, मिली सेंटी डेसी वाला जो है डेसी होता है वो डेसिबल है। ठीक। फोर्थ, अब जो लाउडनेस है ना उसका फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं है। मतलब जो एल का है, नो रिलेशन विथ फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का मतलब तो होता है कि श्रिलनेस ऑफ साउंड। मतलब पतली आवाज या मोटी आवाज, समझ गए ना, फ्रीक्वेंसी एक अलग चीज है, नहीं होता जो है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पतली आवाज है या मोटी आवाज है। ठीक, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फीमेल वॉइस ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ मेल वॉइस। समझ में आ रहा है बेटा क्या है, कि फ्रीक्वेंसी का जो मतलब होता है वो होता है श्रिलनेस ऑफ साउंड, कि वो पतली आवाज है या मोटी आवाज है। ठीक। लाउडनेस का मतलब होता है कि तेज आवाज या हल्की आवाज, ये है इसका मतलब, तेज या हल्की आवाज। जैसे मैंने कहा हेलो, तो इसका लाउडनेस ज्यादा है। एक मैंने कहा हेलो, तो इसका लाउडनेस कम है। आई थिंक समझ में आ गया होगा ना, दोनों को कंफ्यूज नहीं करोगे बेटा जो है, क्यों? लाउडनेस एक अलग चीज है और फ्रीक्वेंसी अलग चीज है। लाउडनेस का मतलब हो गया तेज आवाज या हल्की आवाज, और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है श्रिलनेस ऑफ साउंड। ठीक है, कितनी पतली है या मोटी आवाज है।
अब फिफ्थ पॉइंट, तुम्हें याद है इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता था? हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वी, ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता था। ठीक। अब सिक्स्थ, अब जो लाउडनेस होती है वो रिलेटेड टू इंटेंसिटी होती है बेटा, जो है रिलेटेड टू इंटेंसिटी। और फिर इंटेंसिटी की सही बात कर रहा है, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू फिर ए स्क्वायर होगी, वो एक अलग चीज है। सेवन पॉइंट, ऑब्वियस सी बात है कि अगर इंटेंसिटी बढ़ेगी तो आई भी, एल भी बढ़ेगा। ठीक है, एज इंटेंसिटी इंक्रीजेस एल ऑल्सो इंक्रीजेस। तो आपसे कह सकते हो कि एल और आई ये आपस में रिलेटेड है, बट नॉट ऑन लीनियर स्केल। समझ गए ना? ऐसा नहीं कि लीनियर स्केल से रिलेटेड नहीं है कि तुमने सोचा इंटेंसिटी डबल हो गई तो लाउडनेस भी डबल हो गई, ऐसा नहीं है। ठीक, ये लॉग स्केल से रिलेटेड है, रिलेटेड विद लॉग स्केल। एक्चुअली लॉग स्केल में क्या डिफरेंस होता है ना बेटा, जो है कि एक तरफ वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ती है और दूसरी तरफ वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती है। जैसे तू एक चीज देखना, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन लॉग 100 की वैल्यू वो 2 होती है। नहीं, 2 होगी ना, लॉग 100 की वैल्यू 2 होगी बेटा, जो है समझ गया? अब तू जैसे यहां से देख, यहां से यहां तक गया तो 10 टाइम्स हो गया, जबकि यहां से यहां गया तो केवल कितने टाइम्स हुआ होता, जो है 2 टाइम्स हुआ। आई थिंक समझ में आ गया होगा क्या कह रहा हूं मैं। क्यों? कि लॉग स्केल में क्या होता है, एक क्वांटिटी बहुत तेजी से बढ़ती है लेकिन दूसरी क्वांटिटी उतनी ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ती है। ठीक, तो अब मैं दो फॉर्मूले दे दे रहा हूं, बस हो गया। फर्स्ट, एक एल का फॉर्मूला होता है 10 लॉग, 10 बेस ही होगा, ध्यान रखना, आई अपॉन आई नॉट, लेकिन ये डेसिबल में होता है। और फिर इसी फॉर्मूले को मैंने एक दूसरे में कन्वर्ट कर लिया कि तुम्हें अगर कंपेयर करना है तो L2 - L1 इक्वल टू 10 log 10 बेस I2 अपॉन I1। ये तब यूज करना जब दो साउंड्स को कंपेयर करना है। ये बताओ, पहले फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला निकाल लेगा? ये बता, पहले वाले से दूसरा फॉर्मूला तो निकल जाएगा ना बेटा, ये बता। पहले से दूसरा तो निकल जाएगा ना, L2 - L1 इक्वल टू 10 log 10 बेस I2 अपॉन I1, ये कह देते हैं। वो आई नॉट है, यहाँ ध्यान रखना। अभी आई नॉट बताता हूँ, आई नॉट क्या चीज है। एक बार दोबारा सुन लो। हम लाउडनेस ऑफ साउंड की बात कर रहे हैं, और लाउडनेस ऑफ साउंड का मतलब होता है तेज आवाज या हल्की आवाज, और फ्रिक्वेंसी होती है पतली आवाज या मोटी आवाज, श्रिलनेस से रिलेटेड होती है। अब लाउडनेस की जो यूनिट होती है वो बेल या डेसिबल होती है, और डेसी उसमें वही वाला है, मिली सेंटी डेसी वाला, और ये इंटेंसिटी से रिलेटेड होती है।
अब वो अलग बात है, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड रिलेटेड होती है, लेकिन मैंने तुमसे कहा लीनियर स्केल पे नहीं, क्योंकि लीनियर स्केल में नॉर्मली होता है कि अगर जैसे एक वैल्यू अगर डबल हो रही है तो दूसरी भी ऑलमोस्ट डबल होगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लॉग स्केल में क्या होता है कि एक क्वांटिटी बहुत तेजी से बढ़ती है, दूसरी आराम आराम से बढ़ती है। और एक मैंने ये दो फॉर्मूले दे दिए कि लाउडनेस इन डेसिबल इक्वल टू 10 log 10 base I/I0, और वहीं से फिर दूसरा फॉर्मूला डिराइव किया, L2 - L1 इक्वल टू 10 log 10 base I2/I1। और ये नॉर्मली हम तब यूज करेंगे जब हम दो साउंड्स को कंपेयर करेंगे, क्या बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आई नॉट क्या चीज है। आई नॉट की ना एक स्टैंडर्ड वैल्यू है बेटा, स्टैंडर्ड वैल्यू, और ये है 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। और तुम्हें याद है इंटेंसिटी की मैंने यूनिट यही बताई थी, वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक, और ये क्या है देखो, इंटेंसिटी ऑफ मिनिमम ऑडिबल साउंड, मिनिमम ऑडिबल साउंड। समझ में आ रहा है? हल्की सी साउंड जो तुम जस्ट सुन पा रहे हो बेटा, जैसे मैंने कहा हेलो, क्या हाल है, ऐसे, समझ गए ना, हल्की सी साउंड। तो उसकी इंटेंसिटी नॉर्मल ईयर के लिए इतनी होती है, 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर के लिए। और एक बात बताओ कि मैंने एल को ये लिखा था 10 log 10 base I/I0 लिखा था, ठीक है। अब जरा देखना, अगर आई की वैल्यू ठीक I0 के इक्वल हो, बता बेटा, तो उसमें लाउडनेस कितनी आ रही है? हाँ, उसमें लाउडनेस आ रही है 0। इसका मतलब इसको मैंने रेफरेंस ले लिया, बस हो गया, समझ में आया? इसको मैंने ले लिया रेफरेंस। तो जो मिनिमम ऑडिबल साउंड होगी, हाँ, मिनिमम ऑडिबल साउंड जो होगी, उसकी अगर तुमसे कोई पूछे इंटेंसिटी कितनी है, तो इंटेंसिटी तो I0 है, और वो 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर है। लेकिन अगर उसका साउंड लेवल पूछूं, तो साउंड लेवल कितना है बताओ? 0 डेसिबल। अब समझ में आ गया I0 का कंसेप्ट क्या है गोपी? I0 का कंसेप्ट समझ में आ गया ना, जो मिनिमम ऑडिबल साउंड है उसका इंटेंसिटी तो है 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर, और उसका साउंड लेवल 0 डेसिबल है। ठीक है, और एक पॉइंट और, फिर एग्जाम्पल करते हैं इसमें। वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी, वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी आई विद डिस्टेंस आर फ्रॉम सोर्स। दोबारा देख लो, इंटेंसिटी का वेरिएशन विद डिस्टेंस आर फ्रॉम सोर्स, ये हम फाइंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं पॉइंट सोर्स में। हाँ, पॉइंट सोर्स, सपोज करो ये पॉइंट सोर्स है और इसकी पावर P है, और इससे R डिस्टेंस दूर मुझे निकालने की इंटेंसिटी कितनी होगी?
अब ये बताओ यहां से जो भी एनर्जी निकल रही है वो कितने एरिया पे गिर रही है जरा बताओ। यहाँ पे कितने एरिया पे गिर रही है? S = 4 पाई r² पे गिर रही है ना? नहीं होता, 4 पाई r² पे गिर रही है ना, स्पेयर पे गिर रही है ना बेटा, स्पेयर पे गिर रही है, 3D है ये। और इंटेंसिटी तेरे को याद है, पावर अपॉन एरिया होता था। बता, इंटेंसिटी होता था पावर अपॉन एरिया। तो इसका मतलब ये हो गया P/4 पाई r² हो गया, क्यों? तो एक तरीके से तुम कह सकते हो I ∝ 1/r² हो गया, हो गया क्यों? समझ में आ गया ना, I ∝ 1/r²। या फिर कह सकते हो I1/I2। हाँ, एक्चुअल में इसको मेरे को इससे मतलब है R2/R1, इसका स्क्वायर इससे मतलब है, ये कह लेते हैं। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सुन लो। अगर एक पॉइंट सोर्स की पावर P है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 1 सेकंड में P जूल एनर्जी रेडिएट कर रहा है। बता, अगर किसी सोर्स की पावर P है मान ले, तो इसका मतलब वो 1 सेकंड में कितनी एनर्जी रेडिएट कर रहा है बता, जो है वो P जूल एनर्जी रेडिएट कर रहा है। और वो P जूल एनर्जी इतने एरिया पे गिर रही है। बता, वही P जूल एनर्जी इस एरिया पे गिर रही है कि नहीं गिर रही है बता, जो है 4 पाई r² एरिया पे गिर रही है। तो इसका मतलब पॉइंट सोर्स से r डिस्टेंस दूर, ठीक है ना, पॉइंट सोर्स से r डिस्टेंस दूर इंटेंसिटी क्या हो जाएगी बता, जो है P/4 पाई r² हो जाएगी, या I ∝ 1/r²। तो यहां से I1/I2 क्या हो जाएगा, R2/R1 का स्क्वायर। ये कर लो। अब दूसरा मैं थिंक करने के लिए तुम्हें दे रहा हूं, इसको तुम थिंक करना कि अगर वो लाइन सोर्स हो तो फिर जो इंटेंसिटी होती है वो ∝ 1/r होती है। इसका मतलब I1/I2 की वैल्यू कितनी होगी, R2/R1, ये हो जाएगी बस। गोपी समझ में आई बात? लाउडनेस इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड से रिलेटेड होती है, और लॉग स्केल में। और दो फॉर्मूले मैंने दिए, लाउडनेस इन डेसिबल = 10 log 10 बेस I/I0, और मिनिमम ऑडिबल साउंड उसकी इंटेंसिटी I0 होगी, और वो 10⁻⁻12 W/m² होगी। और उसका जो साउंड लेवल आएगा वो 0 डेसिबल आएगा। और इंटेंसिटी का मैंने आर के साथ वेरिएशन बताया कि अगर पॉइंट सोर्स है तो फिर I ∝ 1/r² होता है, और अगर वो लाइन सोर्स है तो फिर I ∝ 1/r होता है, या I1/I2 क्या हो जाएगा, R2/R1 हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लो दो। सबसे पहले हमें पहला एग्जाम्पल है, एल निकालना है कितना होगा करस्पॉन्डिंग टू I = 10⁻⁻10 Wm²। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड लग रहा होगा तुम्हें सीधे सीधे, क्यों नहीं है? फॉर्मूला बेस्ड लग रहा होगा। L = मैंने क्या फॉर्मूला दिया था, 10 log 10 बेस I/I0, ये था, बस हो गया, क्यों? अब इसमें से I को रख दो 10⁻⁻10, और इसको रख दो 10⁻⁻12, क्यों? तो ये फाइनली आ गया 10, हाँ log 10 बेस
ये आ गया। और मेरे ख्याल से ये तुम निकाल लोगे, इसकी वैल्यू 2 आती है, क्यों? तो ये 20 डेसिबल आ गया, बस हो गया। समझ में आ गया ना फॉर्मूला कैसे यूज करना है? ठीक। अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल में। एक पॉइंट सोर्स दिया हुआ है, और इससे R = 10 मीटर पे साउंड लेवल दे रखा है, मान लो 100 डेसिबल। R = 100 मीटर पे तुम्हें साउंड लेवल निकालना कितना होगा? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि R = 10 मीटर पे साउंड लेवल दे रखा है, R = 100 मीटर पे साउंड लेवल निकालना है तुम्हें, या लाउडनेस निकालनी, कुछ भी कह लो, कितना होगा, ठीक है? तो बस सिंपल सा तुम ये कर दो कि देखो, पॉइंट सोर्स में मैंने अभी तुम्हें बताया था ना फॉर्मूला, I1/I2, वो R2/R1, इसका स्क्वायर बताया था, क्यों? ठीक है। तो ये हो गया 100/10, इसका स्क्वायर, इसका मतलब 10⁻², आ गया। बता गोपी, कोई कंफ्यूजन? ठीक। उसके बाद मैंने L2 - L1 का एक फॉर्मूला दिया था, और वो कितना दिया था बता? 10 log 10 बेस I2/I1, क्यों? ये फॉर्मूला दिया था। अब इसमें वैल्यू रख दे, बस हो गया। L1 दिया था कितना बता, जो है 100 डेसिबल। L2 तुझसे पूछा हुआ है, क्यों? और I2/I1 कितना है? I2/I1 कितना है? 10⁻⁻² है। क्यों बता गोपी? I2/I1 कितना है बता? 10⁻² है ना। ठीक। इसका मतलब ये पूरी क्वांटिटी कितनी हो गई? ये वाली क्वांटिटी कितनी हो गई? ये -2 आ गई मेरे ख्याल से, क्यों? -2 आ गई। तो फाइनली जरा देखना, L2 कितना आ गया? L2 आ गया 100, उधर चला जाएगा, -20, इसका मतलब 80 डेसिबल हो गया, बस हो गया। तो मेरे ख्याल से फॉर्मूला यूज करना आ गया होगा, कैसे फॉर्मूला यूज करोगे, क्यों? क्लियर है? ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ऑसिलेशंस ऑफ ए स्ट्रेस्ड वायर। ऑसिलेशंस ऑफ ए स्ट्रेस्ड वायर। अच्छा, ये वाला जब टॉपिक में पढ़ाऊंगा ना अभी, तो इसमें दिमाग में बेटा बहुत कंफ्यूजन आएंगे तुम्हारे, कुछ हो आ सकते हैं, मुझे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, और जिनका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है, और यहाँ पे रिक्वायर्ड भी नहीं है। तो जितना मैं पढ़ाऊं उतना बस पढ़ लेना, ठीक है? उससे तुम्हारा काम चल जाएगा। समझ में आ रहा है कि उसका जो एक्सप्लेनेशन है, जो दिमाग में क्वेश्चंस आएंगे, उनका एक्सप्लेनेशन कॉम्प्लेक्स है लेकिन रिक्वायर्ड नहीं है। तो जितना मैं पढ़ाऊं केवल उतना देख लेना, बस हो गया। सबसे पहली बात, AB, ये एक स्ट्रेच्ड वायर है। स्ट्रेच्ड वायर, या कह लो वायर अंडर टेंशन है। वायर अंडर टेंशन है।
एक तो ये तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी बात, अब बात आती है कि टेंशन कैसे प्रोड्यूस करोगे। कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, एक तो सिंपल सी बात है कि आपने खींच दिया और फिर उसको टाइट कर दिया, क्यों? स्ट्रेच कर दिया ना। नहीं ये पता, टेंशन एक ऐसे तो प्रोड्यूस कर सकते हो आप, ये बताओ जो है क्यों खींचा और फिर टाइट कर दिया, ठीक। दूसरी बात, तुम्हें याद है इसका टेम्परेचर डिक्रीज करके भी टेंशन प्रोड्यूस हो जाता था, बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। ये हम कर चुके हैं, तुम्हें याद होगा। थर्मल स्ट्रेस में नहीं किया था? किया था या नहीं किया था बेटा, ये बता जो है। थर्मल स्ट्रेस में किया था हमने, इस चैप्टर में भी किया था बल्कि जो है। इसमें तेरे को याद है एफ या टी, इसको हमने निकाला था वाई यंग्स मॉडुलस ए अल्फा डेल्टा थीटा, ये किया था। एनीवे, टेंशन तुम्हें दिया होगा क्वेश्चन में, ज्यादातर क्वेश्चन में। तो ए बी एक स्ट्रेस्ड वायर है, और स्ट्रेस्ड वायर का मतलब टेंशन में है। और टेंशन मैंने तुमसे कहा दो तरीके से आप प्रोड्यूस कर सकते हो, या तो स्ट्रेच करके, और या फिर उसका टेम्परेचर डिक्रीज करके, ये हो गया, ठीक है। अब चलते हैं तीसरी बात। अब ए बी वायर में ना आप कौन सी वेव बनाते हो वो ध्यान से देखना। ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव बनाते हो, बस ये ध्यान रखना है, ठीक। ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स आर फॉर्म्ड इन वायर ए बी। अब वो एक अलग बात है कि स्टेशनरी वेव कैसी बनी होगी, जब दो आइडेंटिकल साइन वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल की होंगी, तो उनके सुपरपोजिशन या इंटरफेरेंस से। बता, बता, समझ में आई कि नहीं आई बात, कि ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव फॉर्म होती है इसमें, लेकिन वो कैसे बनी होंगी, कि जब दो ट्रांसवर्स साइन वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल की होंगी, क्यों? ट्रांसवर्स साइन वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल की होंगी, तो उनके सुपरपोजिशन या इंटरफेरेंस से ये वेव्स बनी होंगी, ये कह लो। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट। अब आप हर फ्रीक्वेंसी की वेव नहीं बना सकते जो है, ठीक। यू कैन नॉट मेक, यू कैन नॉट मेक ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। मतलब तुम ये चाहो कि मैं किसी भी फ्रीक्वेंसी की वेव बना लूंगा, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक। फिफ्थ, तुम कुछ सर्टेन फ्रीक्वेंसीज की ही वेव बना सकते हो, और वो जो सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज होगा, वो एक तो लेंथ ऑफ वायर पे डिपेंड करेगा, इसमें टेंशन कितना है उस पर डिपेंड करेगा, और इसका मास पर यूनिट लेंथ कितना है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक। तो आप कह सकते हो सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज, सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन टेंशन लेंथ एंड मास पर यूनिट लेंथ। समझ में आया या नहीं आया, यहां तक बात बता बेटा जी। पॉइंट समझ में आया? ए बी एक स्ट्रेच्ड वायर है। स्ट्रेच्ड वायर का मतलब वायर अंडर टेंशन है,
ठीक। दूसरी बात, इसमें टेंशन कैसे प्रोड्यूस करोगे? या तो स्ट्रेच करके, और या फिर टेम्परेचर डिक्रीज करके, जिसको हम थर्मल स्ट्रेस बोलते थे। अब इसमें कौन सी वेव्स बनती हैं? ट्रांसवर्स स्ट्रेसरी वेव्स फॉर्म होती हैं। दूसरी बात, अब मैंने तुमसे कहा था कि हर फ्रीक्वेंसी की वेव आप फॉर्म नहीं कर सकते, कुछ सर्टेन फ्रीक्वेंसीज की ही वेव्स फॉर्म कर सकते हो। और वो जो सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज होगी, वो मेनली तीन चीजों पे डिपेंड करेगी कि टेंशन कितना है, लेंथ कितनी है, और उसका मास पर यूनिट लेंथ कितना है। ठीक है। तो अब मैं वो सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज बता दे रहा हूं वो कैसे निकलेंगे। दोज सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज, दोज सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज। पहले एक एग्जांपल दूंगा तो तुम्हें और समझ में आ जाएगा। ठीक है। तुम एक बात बताओ बेटा, जो है ना, इस ये दो वॉल्स हैं जो है, ठीक है। और इसमें मेरे को ना आइडेंटिकल बॉल्स फिट करनी है। और कंडीशन ये है कि इन बॉल्स का जो डायमीटर होना चाहिए वो सेम रहना चाहिए। और दोनों वॉल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो मान लो 18 सेंटीमीटर है। अब मेरे को ये बता, तू एक बॉल फिट कर सकता है इसमें जिसका डायमीटर 18 सेंटीमीटर हो? इसमें दो बॉल फिट कर सकता है जिसका डायमीटर 9 सेंटीमीटर हो? इसमें तीन बॉल फिट कर सकता है जिसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर हो? एंड सो ऑन। बता समझ में आया कि नहीं आया? बता गोपी। दो वॉल्स के बीच की डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर है, और उसके बीच में तेरे को बॉल्स फिट करनी है। लेकिन कंडीशन ये है कि बॉल्स ऐसे फिट करनी है, ठीक है ना, बॉल्स ऐसे फिट करनी है कि डायमीटर सेम रहे। तो तू 18 सेंटीमीटर की एक बॉल फिट कर सकता है, 9 सेंटीमीटर की दो बॉल फिट कर सकता है, 6 सेंटीमीटर की तीन बॉल फिट कर सकता है, एंड सो ऑन। एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट ये लगता है, यहाँ पे लगता है। अब वो देख क्या है, यहाँ पे क्या लगेगा। जैसे ना वायर की लेंथ फिक्स है, हाँ ध्यान से देखना बेटा, जो है ये है। अब तेरे को इतना तो कंफर्म लग रहा होगा ना, ये नोड बनना चाहिए क्योंकि ऑसिलेट नहीं कर सकता। ये नोड बनना चाहिए। बता ये क्लियर है कि नहीं है? बता। ये लेंथ एल है, तो इसमें तू एक लूप फिट कर दे बस। ये हो गया क्या लग। पहला तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा देख, अब ये नोड है, ये नोड है, इसमें तू दो लूप फिट कर दे। दूसरी यहां से फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। इसी टाइप से ये नोड बनना है, ये नोड बनना है, इसमें तू तीन लूप फिट कर दे। अब बता क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब बता ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा, बता जो है। ये हो गया। अब सुन, सबसे पहली वाली फ्रीक्वेंसी निकाल रहा हूं, ध्यान से देख। एक लूप की लेंथ लेमडा बाई टू होती है ना। एक लूप की लेंथ क्या होती है? लेमडा बाई टू होती है। इसका मतलब लेमडा बाई टू ये एल के इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब लेमडा इक्वल टू टू 2l होना चाहिए। क्यों? अच्छा तेरे को याद है कि मेरे बोलने की फ्रीक्वेंसी अलग है, तेरे बोलने की फ्रीक्वेंसी अलग है, मेरी वेवलेंथ अलग है, तेरी वेवलेंथ अलग है। बता ऐसा है कि नहीं है बेटा, बता जो है। तो इसका मतलब पहली वो फ्रीक्वेंसी मिल रही है तुम्हें
जिसके लिए लैम्डा की वैल्यू 12 के इक्वल होनी चाहिए, बस हो गया। दोबारा सुन ले क्या कह रहा हूं मैं। हर फ्रीक्वेंसी की अपनी अलग अलग वेवलेंथ होती है। तो पहले मैंने ये वेवलेंथ फाइंड की है कि वेवलेंथ 12 के इक्वल होना चाहिए। अब बता फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, इसका मतलब पहली फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। पहली फ्रीक्वेंसी तू जानता है V/12 होती है, क्यों। मतलब V/लैम्डा होगी ना बेटा, जो है ये बता, V/लैम्डा होगी, क्यों बता। फ्रीक्वेंसी V/लैम्डा होगी, इसका मतलब V/12 होगी। ठीक, लेकिन अब इसको ना तुम्हें बाई नेम याद करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना बेटा जो है। देख, इसको मैं ना F1 कह रहा हूं जो है, और इसको बोलते क्या है वो याद रखना, ये कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक, ये ध्यान रखना, फर्स्ट हार्मोनिक ये होती है। समझ में आया बात। हर फ्रीक्वेंसी की अपनी एक वेवलेंथ होती है। तो पहले मैंने वेवलेंथ निकाली, उसके बाद मैंने फ्रीक्वेंसी निकाली, और उसको बाय नेम तुम्हें याद रखना है कि ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक होगी। अब दूसरे वाले पे आ जा। इसमें तेरे को दो लूप फिट करना है, क्यों दो लूप फिट करना है। तो इसका मतलब 2 टाइम्स λ/2 इक्वल टू लेंथ होना चाहिए बेटा। बता, 2 टाइम्स λ/2 ये आ गया। इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी आ गई वो V/λ होती या V/L होती। लेकिन जरा ये देखना 2F1 आ रही होगी बेटा, देख जरा, ये बता, ये 2F1 के इक्वल आ रही होगी। और इसको जो नाम देगा वो F2 का देगा, ध्यान रखना F2 का देगा। और इसको बोलेगा क्या वो सुन, इसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। बाई नेम याद रखना है, ध्यान रखना, फर्स्ट ओवरटोन या सेकंड हार्मोनिक, ये बोलते हैं। अब चलते हैं लास्ट वाले में, ठीक है। इसमें 3 लूप फिट करने हैं तुम्हें, क्यों नहीं है, इसमें तुम्हें वो फ्रीक्वेंसी निकालनी है जिसकी वेवलेंथ इतनी हो कि 3 लूप इसमें फिट हो जाए। तो 3 × λ/2 ये एल हो गया। तो यहां से जरा देखना, लैम्डा की वैल्यू 12/3 आ रही होगी। हाँ, और उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी आ रही होगी वो V/λ होगी। इसका मतलब V/12/3 आ रही होगी। तो जरा देखना, ये 3 टाइम्स F1 आ रही होगी। और इसको मैं सिंबॉलिकली लिखूंगा F3। ठीक, इसको सिंबॉलिकली लिखूंगा F3। और इसको क्या बोलूंगा जरा बता मैं, सेकेंड ओवरटोन या थर्ड हार्मोनिक, ये होगी, बस हो गया। एक बार और रिपीट करता हूं, सुन ले। ए बी एक स्ट्रेस्ड वायर था। स्ट्रेस्ड वायर का मतलब वायर अंडर टेंशन। टेंशन उसमें दो तरीके से प्रोड्यूस कर सकता है, या तो खींच के, और या फिर ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर कम करके, जो हमने थर्मल स्ट्रेस में पढ़ा था, क्यों जो हमने थर्मल स्ट्रेस में पढ़ा था ये कह लीजिए। और उसकी वैल्यू निकाली थी YA α Δθ। उसके बाद अब इसमें कौन सी वेव्स बनती है ये तुम्हें ध्यान होना चाहिए, ट्रांसवर्स और स्टेशनरी वेव्स। लेकिन कैसे बनती होंगी, दो आइडेंटिकल ट्रांसवर्स साइन वेव्स जब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल की होंगी तो उनके सुपरपोजिशन या फिर इंटरफेरेंस से बनी होंगी। अब मैंने तुम्हें बताया कि हर फ्रीक्वेंसी की वेव नहीं फॉर्म कर सकते आप, कुछ सर्टेन फ्रीक्वेंसी की ही वेव बना सकते हो। और
वो जो सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज होंगी वो मेनली तीन चीजों पे डिपेंड करेंगी। टेंशन कितना है, लेंथ कितनी है, और मास पर यूनिट लेंथ कितना है। ठीक। अब वो फ्रीक्वेंसीज कैसे निकालोगे वो इंपॉर्टेंट है। तो मैंने तुमसे कहा कि तुम्हें अल्टीमेटली यहां पे नोड और यहां पे नोड बनाना है। तो इसके बीच में आपको लूप्स फिट करने हैं। तो जैसे सबसे पहली वाली जो फिगर थी उसमें एक लूप फिट किया, दूसरी वाली फिगर में दो लूप फिट किए, तीसरे वाले में तीन लूप फिट किए, एंड सो ऑन कर। और एक चीज मैंने और बताई कि हर फ्रीक्वेंसी की अपनी एक वेवलेंथ होती है। जैसे मेरी फ्रीक्वेंसी अलग है, तेरी फ्रीक्वेंसी अलग है, तो मेरी वेवलेंथ अलग है, तेरी वेवलेंथ अलग है। तो सबसे पहले हम वो वेवलेंथ फाइंड कर रहे हैं जो इसमें फिट हो सकती है, और उनके करस्पॉन्डिंग फिर हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो इसका मैं जनरल टर्म लिख देता हूं। जनरल टर्म देखो क्या है। जनरल टर्म ये हो जाएगा ना फिर, एफ एन इक्वल टू एन टाइम्स वी अपॉन टू एल हो गया, बस हो गया। क्यों पता, क्लियर हो गया। यहाँ पे लेकिन एन की नंबरिंग कितनी होगी, 1 2 3, सब कुछ है बेटा। अच्छा एक बात बता, ये वी किसकी है बता जो है, ये स्पीड ऑफ ओरिजिनल जो वेव्स कहता था ना तू, ओरिजिनल वेव्स, फ्रॉम विच स्टेशनरी वेव इज फॉर्म्ड। समझ में आ रहा है। और इसकी जो वैल्यू होगी वो रूट टी अपॉन म्यू होगी। क्यों, या कह लो रूट टी अपॉन रो इंटू एस। बता। याद है ना, इतना होगा। इसका मतलब एफ एन का जनरल फॉर्मूला क्या बन गया बता। एफ एन का जनरल फॉर्मूला बन गया एन रूट टी अपॉन म्यू अपॉन 12, या फिर एन टाइम्स रूट टी अपॉन रो एस। क्यों, अपॉन 12। ये हो गया बस, हो गया। अच्छा यहां से देखना जरा, एफ एन किस पे डिपेंड कर रहा है जरा देख। हाँ, फंक्शन ऑफ टी एल एंड म्यू। ये कैसे से होगा। अच्छा टेंशन प्रोड्यूस करने का एक तरीका और भी होता है बेटा। ये ना ऐसे कर देते हैं, कई बार टेंशन ऐसे भी प्रोड्यूस कर देते हैं। इस पे ये वेट सस्पेंड कर दिया आपने बाहर, ये है। और ये वायर, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा उस केस में। तो टेंशन बाई वेट भी करते हैं हाँ, कई बार। समझ में आया। टेंशन प्रोड्यूस करने के तीन तरीके हो गए, या तो खींच लो, या वेट से, और या फिर उसका टेम्परेचर क्या कर दो, कम कर दो। बाकी चलो नेक्स्ट टर्न पे करते हैं। ओके, थैंक यू एंड गुड डे बेटा।